आफ्टरनून, वेलकम टू चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीडीएस के 2020 के सेकंड पेपर में पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हुए। तो आपके पास पहला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ सेकुलर स्टेट। देखिए, बेसिकली आपको पूछा हुआ है कि सेकुलर स्टेट के लिए कौन सी कंडीशन है जो कंपल्शन नहीं होनी चाहिए। सेकुलर का मतलब हुआ कि धर्मनिरपेक्ष देश। मतलब एक ऐसा कंट्री जो सिर्फ ओनली वन रिलीजन को प्रमोट नहीं करता। उसके लिए कंडीशन आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। और पहला है, इट रिफ्यूजेस थियोरोक्रेसी। थियोरोक्रेसी का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा शासन जो जो थोड़ा सा धार्मिक किताबों के आधार पर चले। मतलब जो बुक्स में कुछ ना कुछ रिलीजन की थ्योरी लिखी हुई होंगी, उनके बेसिस पे आप चलते रहे। सेकंड दिया हुआ है, इट सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उनमें पूछा हुआ है विच इज द नॉट, जो कि कंपल्सरी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए सेकुलर स्टेट की। अ स्टेट इन ऑर्डर टू बी सेकुलर मस्ट बी डेमोक्रेटिक। ये वाली सिचुएशन गलत हो जाती है कि एक सेकुलर धर्मनिरपेक्ष देश होने के लिए आपको एक क्या बोलते हैं, गणतंत्र राज्य होने की आवश्यकता पड़ती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर हो जाएगा। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है which promotes all the religion equally। हमारे देश का खुद का कोई भी एक धर्म नहीं है जिसको हम ज़्यादा अहमियत देते हो, जिसको हम ज़्यादा प्रमोट करते हो। नेक्स्ट, which one of the following statement with regard to protective democracy is not correct? It propounds that the citizen participation is essential in the democracy। ठीक है, citizens must be able to protect themselves from the government in enforcement। ये वाली भी ठीक है। It is compatible with laissez faire capitalism। देखिए, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसका मतलब होता है कि हस्तक्षेप नहीं। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी। अगर मैं प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी स्टेट की बात करती हूँ, तो बेसिकली एक डेमोक्रेटिक स्टेट में ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर जितनी भी जनता बैठी हुई है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे, उन्हें डेमोक्रेसी प्रोवाइड कराए, उनके लिए जितने भी राइट्स होते हैं, उनके लिए जितने भी पॉलिसीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की स्कीम है, ये एक गवर्नमेंट या फिर एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जहाँ पर कहा जाता है कि जो पीपल होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते गवर्नमेंट फॉर्म में, तो वो इनडायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। तो आपको थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट इज़ कंपैटिबल विद द लेजर फ्री कैपिटलिज्म, कि मतलब ऐसी एक सरकार होगी जहाँ पर हस्तक्षेप के द्वारा फ्री करा जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बी.एन. राव, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पटाभी सीतारामैया या फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी। इसका तो आंसर बहुत इजी है, बी.एन. राव रहेगा। वो ही जब देखिए आपके 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी और इसके लिए बी.एन. राव को चुना गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कौन थे? वो एक ऐसे पर्सन जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। पटाभी सीतारामैया की अगर मैं बात करूँ, ये एक पॉलिटिकल लीडर होते थे जो कि आंध्र प्रदेश वाले रीजन से आए थे। और अगर मैं अल्लादी कृष्ण स्वामी की बात करूं, तो ये इंडियन लॉयर होते थे। जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रही थी तो लीगल ऑफिसर के रूप में इनको जाना जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हु वाज द लीगल एडवाइजर? कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? डॉक्टर बी.एन. राव। बी.एन. राव, डॉक्टर नहीं, बी.एन. राव। नेक्स्ट देखिए, विच, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाँ जी,
Which of the following term was added to preamble of the Constitution of India by the Constitutional Amendment 1976? 42nd Constitutional Amendment की बात हो रही है, जिसको मैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलती हूँ। ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्ड ऐड हुए थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेक्युलर का मतलब एक ऐसा स्टेट जो सभी धर्मों को प्रमोट करेगा, इंटीग्रिटी मतलब जो अपनी संप्रभुता को बरकरार रखेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड 3 हो जाएगा। देखिए, अगर मैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करूँ तो इसी के ही जरिए आपके जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी वो भी आपके प्रेम्बल में ऐड हुई थी, और साथ ही साथ इट ऑल्सो मेड द प्रेसिडेंट बाउंड टू द एडवाइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इट मेड प्रेसिडेंट टू द बाउंड द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। साथ ही साथ हमने क्या बताया, किसी को मैं 42nd अमेंडमेंट को ही मैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलती हूँ। आपके सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी और सेकुलर वर्ड ऐड हुए, आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड हुई थी, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंडिंग करी गई थी एडवाइस ऑफ कैबिनेट वाली भी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। The Citizenship Act falls under which of the following parts? One of the easiest question. Part second, part first की अगर बात करें तो यूनियन एंड टेरिटरी होगा, पार्ट सेकंड में आपका सिटीजनशिप होगा, पार्ट फोर्थ में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी रहेगा, और पार्ट 6 में आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव रहेगा, स्टेट वाला पार्ट। देखिए, पार्ट 5 में आपका यूनियन वाला आ जाएगा, और पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट, which one of the following articles in the constitution are expected to the fundamental rights embedded to the article 14 and the 19? देखिए, पूछा गया है कि ऐसे कौन से आर्टिकल्स होंगे जिनमें कुछ ना कुछ अगर हम एक्सेप्शंस ऐड कर दे तो वो आर्टिकल 14 और 19 के अंडर फॉल करेंगे। आर्टिकल 14 आपको बेसिकली डील कराता है राइट ऑफ इक्वलिटी से, और इसमें भी 2 सेक्शन होंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, आर्टिकल 19 आपको क्या डील करके बताएगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब ऑप्शंस में देखिए, आर्टिकल 31A एंड 31C यही आपका आर्टिकल होगा। इसमें बोला गया है कि जस्ट बिकॉज ये जो आर्टिकल्स होते हैं आप इनको नल एंड वॉइड नहीं डिक्लेयर कर सकते, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के अंडर आ जाते हैं और DPSP वाले सेक्शन के अंडर आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए 31A एंड 31C। Which one of the following is not necessary condition to issue of a writ of quo warranto? Is the necessary, अच्छा, is not the condition of quo warranto। देखो, writ आपके पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स आएंगे, जो कि आपका 12 to 35 रहेंगे। आर्टिकल 32 में आपका रिट रहता है। अगर मैं इसकी हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट को रिट इशू करने की पावर आर्टिकल 226 में है और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में है। अगर मैं रिट बताऊं कितने तरीके के होते हैं, पहला है आपका हबियस कॉर्पस, देन है मैंडमस, क्यू वारंटो, फिर
है आपका प्रोहिबिशन, देन है आपका सरसरी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक ऐसी कंडीशन कौन सी नहीं होगी जो क्यू वारंटों को इशू करने के लिए हमें ज़रूरत होती है। क्यू वारंटों का मतलब होता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी कि आप पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हो, जो आपको प्रोवाइड कराया गया है। टू पब्लिक ऑफिस वाला सेक्शन पूछा हुआ है। तो अब एक बार पढ़ते हैं, ही मस्ट बी ए पब्लिक ऑफिस, ठीक है, ये वाला तो होना चाहिए। द ऑफिस मस्ट बी क्रिएटेड बाय अ स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाले भी ठीक है। द ऑफिस मस्ट नॉट बी सब्सटेंसिव वर्ड, ये वाली स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी। Which following statement pertaining to the presidential term of office is not correct? आपको प्रेसिडेंट के बारे में कुछ कंडीशंस दे, द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म्स ऑफ 5 ईयर, ये वाली तो सेट ठीक है। देखो पार्ट 5 में आपका यूनियन लाई करता है, और इसी में ही जब आप यूनियन गवर्नमेंट पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 52 से लेके 62 तक। अब जिनकी टर्म 5 ईयर्स होती है, ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक दी हुई है। सेकंड है द प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द वे ऑफ इम्पीचमेंट, आर्टिकल 60 आपका ओथ के लिए बताता है कि प्रेसिडेंट का जो ओथ वाला स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा। आर्टिकल 52 आपको प्रेसिडेंट के बारे में बताएगा। आर्टिकल 55 आपको मैनर ऑफ इलेक्शन के बारे में बताएगा। आर्टिकल 57 आपको री इलेक्शन के बारे में बताता है। एंड 72 आपको बताएगा पार्डनिंग पावर, जो प्रेसिडेंट के पास मोस्ट ऑफ द पावर होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक है। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट मे रिजाइन बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म बाय राइटिंग टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये वाला जो वर्ड दिया हुआ ना स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ये वाला गलत है। यहाँ पर आएगा आपका वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, which among the following is not correct about the secretary general of the Lok Sabha? पहला दिया हुआ है द सेक्रेटरी जनरल इज द एडवाइजर ऑफ द स्पीकर, द सेक्रेटरी जनरल एक्ट अंडर द अथॉरिटी इन द नेम्स ऑफ स्पीकर, ठीक है। द सेक्रेटरी जनरल वर्क्स अंडर द स्पीकर विद द डेलीगेटेड अथॉरिटी, ठीक है। द सेक्रेटरी जनरल पासेस ऑर्डर इन द नेम ऑफ स्पीकर। सेक्रेटरी जनरल देखिए इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है आपकी लोकसभा राज्यसभा मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, आपके दो सेक्शन रिलाई करेंगे, और इन्हीं के नीचे आपके बहुत सारी कमिटीज़ बनी होती है और उन कमिटीज़ के लिए हेड की ज़रूरत होती है, जिनको मैं सेक्रेटरी का नाम देती हूँ। तो बेसिकली ये वर्क्स अंडर स्पीकर नहीं काम करते, इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो बाय स्पीकर करी जाती है। और अगर मैं सेक्रेटरीट की बात करूं तो ये जो आपके आईएएस जिनका यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उन्हीं की जो लास्ट वाली जो प्रमोशनल डेलीगेटेड अथॉरिटी रही थी वो आपकी सेक्रेटरी की रह जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्क्स अंडर नहीं आएगा, इनकी अपॉइंटमेंट बाय द स्पीकर होती है, जिनको कुछ ना कुछ सर्टेन एक्ट या फिर कुछ ना कुछ काम प्रोवाइड कराया जाता है टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के एजेंडाज को, पॉलिसीज़ को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। अगर मैं इनके रिटायरमेंट एज की बात करूं तो वो हो जाएगी आपकी 60। नेक्स्ट, which one of the following statement with regard to privilege the member of the parliament are correct? The privilege would not be fettered by the article 19 of the constitution of India। देखिए आप अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो सर्टेन आपको प्रिविलेज या फिर अलाउंसमेंट्स कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्ड टू द प्रिविलेज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आर करेक्ट। आर्टिकल 19 क्या होता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, ये वाला तो ठीक दिया हुआ इन्होंने
कि उनको बोलने का अधिकार होता है, उनसे आप वंचित नहीं कर सकते। सेकेंड है आर्टिकल अ प्रिविलेज मस्ट बी रीच सब्जेक्ट अंडर द आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 आपको क्या बोलता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी ऑफेंस, अगर मैं आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 20 पता चला। आर्टिकल 21 क्या बोलता है आपको? राइट ऑफ पर्सनल लाइफ एंड राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। और 22 फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन, इन सबको ये सारी की सारी प्रिविलेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड वाला तो दो स्टेटमेंट तो ठीक जा रही है। एक बार थर्ड भी पढ़ते हैं, इम्यूनिटीज आर अवेलेबल इन रिलेशन टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोटेक्शन। नहीं, ये वाली स्टेटमेंट गलत है भाई। इम्यूनिटी इज अवेलेबल इन रिलेशन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इवन हिज और प्राइवेट और पर्सनल कैपेसिटी। पर्सनल कैपेसिटी में थोड़ी होगी, नहीं। तो ये वाली दो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी ही ठीक आएगा। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कमिटी आर करेक्ट? The members are appointed, the members are elected, the members are nominated, the members are appointed or elected on a motion made adopted nomination by the speaker of the Lok Sabha। ये वाली चीज़ देखिए, उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो आपके लोकसभा स्पीकर के द्वारा करी जाती है। अगर मैं पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल 79 होता है। इसके आपके दो पार्ट होंगे, एक होगा लोकसभा, एक आपका होगा राज्यसभा। अब इन दो चैम्बर्स के नीचे काम करने के लिए आपकी सर्टेन कमिटीज भी तो होंगी, जिनके आपके दो टाइप्स आएंगे। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, जिनको मैं कुछ ना कुछ एड हॉक भी बोल देती हूँ, और एक होती है आपकी परमानेंट। और अगर मैं इनमें किसी के नाम गिनवाऊं तो एक जैसे होती है एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमिटी ऑन बिजनेस अंडरटेकिंग, ठीक है। और इन सब में जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी हेडिंग, उनका जो हेड होगा, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कास्टिंग वोट ऑफ द पार्लियामेंट आर करेक्ट? देखो, कास्टिंग वोट बेसिकली देखिए, वही एक बार दोबारा से सेम वैसे ही लेके चलेंगे। पार्लियामेंट हुआ, लोकसभा, राज्यसभा। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिल पास होना था, यहाँ से पास हो गया, इसकी कमिटीज होंगी, यहाँ से फर्स्ट सेकंड 3 रीडिंग्स होंगी। इसके बाद ये बिल पहुंचेगा आपका सेकंड चैम्बर में, जहाँ पर इसकी फर्स्ट सेकंड 3 रीडिंग होगी, और यहाँ से इसको एसेंट नहीं मिली तो उस केस में आपकी जॉइंट सीटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो कास्टिंग वोट है उसको परफॉर्म करने का जो जिम्मा होता है वो लोकसभा स्पीकर को दिया जाता है। लोकसभा स्पीकर के केस में ही अगर मैं इसके आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 100, ठीक है। अब एक बार ऑप्शंस पढ़ते हैं। इट इज कास्ट बाय द स्पीकर और अ पर्सन एक्टिंग एज सच, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक दी हुई है। इट इज द कास्ट इन एडिशन टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ये वाली गलत है। कास्टिंग वोट का यूज तब हो सकता है जब केस ऑफ टाई हो, कोई टाई की सिचुएशन हो गई है, उस केस में आप अपने कास्टिंग वोट को यूज करिए।
थर्ड है इट इज़ द कास्ट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, बिल्कुल ठीक है, इट इज़ ऑलवेज कास्ट टू द मेंटेन द स्टेटस ऑफ क्यू, ताकि इक्वालिटी को प्रमोट करा जा सके और फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं होता, हमेशा लास्ट इंस्टेंस में इसको करा जाता है। अगर मैं इसको नेगलेक्ट कर दूँ तो फर्स्ट एंड थ्री। In the India judicial system, writs are issued by both High Court and Supreme Court. High Court के केस में आर्टिकल 32, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के केस में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के केस में आर्टिकल 226। रिट मैंने 5 तरीके के बताए, कौन कौन से? हाबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यू वारंटो, सर्जरी, प्रोहिबिशन। ठीक है। A special address by the governor refers to the address delivered to governor। देखिए इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब मान लीजिए आपके बजट जितने भी आपके लोकसभा में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में काउंसिल में जितने भी सेशन चलेंगे, उस केस में पहली बार एड्रेस करने का जो रूल है पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के केस में किसको आ जाएगा? प्रेसिडेंट को आ जाएगा। और अगर मैं स्टेट के केस में बात करूंगी तो वहां पर किसको आ जाएगा? आपके गवर्नर के पास आएगा। तो वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि A special address by the governor refers to the address delivered by the governor। एक स्पेशल एड्रेस जो आपका सेशन चल रहा है उस केस में, गवर्नर के केस में ये कब आएगा? When the president rule is called for, नहीं। When the national emergency necessitates dissolution, नहीं। At the commencement of the first session, बिल्कुल ठीक है। After the general election and the first session of the each year, ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं गवर्नर की बात करूं तो आर्टिकल 153 आपके स्टेट के केस में गवर्नर के बारे में बताता है कि हर एक स्टेट के लिए आपका गवर्नर होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट के लिए एक ही हो, एक से ज़्यादा स्टेट के लिए भी आपको कॉमन गवर्नर हो सकता है। गवर्नर का आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 153। तो वन ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा। Which one of the following commission is related to आर्टिकल 338A? The National Commission for Scheduled Tribes। ठीक है, 17 का बी आएगा। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करूं, कौन कौन सी आएगी? फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, प्रेसिडेंट, एक ये भी हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। Which one of the following statement in relation to panchayats are not correct? Legislature of a state may by law make provision with the respect of the composition of the panchayat। ये वाली statement ठीक है। नेक्स्ट है पंचायत एरिया मीन्स टेरिटोरियल एरिया ऑफ द पंचायत, ये वाली भी ठीक है। ग्राम पंचायत इंक्लूड्स ऑल द पर्सन इन द इलेक्टोरल पोल्स ऑफ द विलेज विद इन द पंचायत, ये वाली भी ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ द सीट ऑफ द SC and ST हैज नथिंग टू डू विद द प्रोपोर्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, ये वाली स्टेटमेंट गलत डाल दी। पंचायती राज के केस में रिजर्वेशन का तो सीट एलोकेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करी गई है ना यार, आर्टिकल 243 बेसिकली, और 243D आपको बताता है कि रिजर्वेशन होनी चाहिए वुमेन्स के लिए भी, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के भी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और अगर मैं आर्टिकल पूछने लग जाए तो 243D। अगर मैं पंचायती राज की बात करूं तो फर्स्ट स्टेट कौन सा था? राजस्थान, जिसने पंचायती राज को अपनाया था नागौर डिस्ट्रिक्ट। और इसके बाद कौन आया था आपका? आंध्रा। पंचायती राज के लिए कमेटी कौन कौन सी आई थी? अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय कमेटी, ठीक है। नेक्स्ट, which one of the following is not classified category of the political party as the outlined by the Election Commission of India? नेशनल पार्टी, ये वाले तो ठीक है। स्टेट रिकग्नाइज पार्टी, ये वाला भी ठीक है। रीजनल पार्टी, देखो इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है कि किसी भी पार्टी को एलोकेशन देना, जब इलेक्शन के टाइम पे उनको जो उनके इलेक्शन सिंबल्स होते हैं उनको देना, और
किसी भी पार्टी को रिकग्नाइजेशन प्रोवाइड कराना कि वो एक नेशनल पार्टी बन सकती है या नहीं कर सकती। साथ ही साथ यही इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है कि समय समय पे ये जो आपके चुनाव करवाए जा रहे हैं इनका जो लेखा जोखा है वो अच्छे से करवाया जा सके, ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस पावर का बना रहे। अगर मैं इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल की बात करूं तो वो आपका हो जाएगा 324। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। ये आपके टोटल 19 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में किसी और के उठाएंगे। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।